आगरा शहर की एक साधारण सी कॉलोनी, एक ऐसा घर जहां हर सुबह की शुरुआत एक बुजुर्ग महिला की धीमी चाल से होती थी। उम्र लगभग 80 वर्ष, आंखों की रोशनी इतनी कम कि सामने रखा सामान भी कई बार धुंधला दिखाई देता था। वह दीवार का सहारा लेकर बाथरूम तक पहुंचती थी, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी उस पुराने बाथरूम में थी, जहां फर्श एक जगह से ऊंचा था और भारतीय शैली का शौचालय जमीन से ऊपर बना हुआ था। वह कई बार फिसल जाती, कई बार गिर जाती और फिर किसी को आवाज देकर उन्हें उठाना पड़ता। एक दिन उन्होंने अपनी बहू से कहा, बेटा अगर इस बाथरूम का फर्श बराबर करवा दो तो शायद मुझे इतनी तकलीफ ना हो। बहू ने किसी बहस के बिना ही हामी भर दी। कुछ ही दिनों में मजदूर आए, मिट्टी डाली गई, फर्श समतल किया गया और उस पर सीमेंट का नया लेप चढ़ा दिया गया। अब बुजुर्ग महिला आराम से बाथरूम इस्तेमाल करने लगी। घर के बाकी लोग भी उसी बाथरूम में आते जाते रहे, लेकिन किसी को कोई शक नहीं हुआ। किसी ने यह नहीं सोचा कि जिस फर्श पे वे रोज कदम रख रहे हैं उसके नीचे एक ऐसा राज छिपा हुआ है जो कुछ ही समय बाद पूरे शहर को चौंकाने वाला है। करीब 1.5 महीने बाद जब पुलिस ने उस बाथरूम को तुड़वाया तो सीमेंट और मिट्टी की परतों के नीचे से इंसानी अवशेष मिले। उस दिन सिर्फ एक घर नहीं टूटा था, बल्कि एक परिवार का विश्वास, एक रिश्ते की परिभाषा और पूरे इलाके की शांति टूट गई थी। यह कहानी है आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में सामने आए उस मामले की, जिसमें एक लापता पति की तलाश आखिरकार उसके अपने ही घर के बाथरूम के नीचे खत्म हुई। और सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या यह सब एक पल के गुस्से में हुआ था या इसके पीछे की बहुत बड़ी तैयारी की गई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के सिकंदरा थाना क्षेत्र से होती है। यहीं एक परिवार रहता था जो मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर जिले का रहने वाला था। परिवार के मुखिया राधेश्याम शर्मा एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे। उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपने बच्चों की पढ़ाई कराई, परिवार की जिम्मेदारियां निभाई। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने शांति से जीवन बिताने के लिए आगरा में आकर बसने का निर्णय लिया। उनकी पत्नी कमला शर्मा, उम्र बढ़ने के साथ उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी और उन्हें चलने फिरने में सहारे की जरूरत पड़ती थी। परिवार में 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अनिल शर्मा और छोटा बेटा सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र की शादी लगभग 2010 के आसपास रूबी नाम की महिला से हुई थी। कुछ वर्षों बाद उनके घरों में 2 बेटियों का जन्म हुआ। बाहर से देखने पर यह परिवार सामान्य मध्यवर्गीय परिवार लगता था, लेकिन घर की 4 दीवारी के भीतर धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही थी। राधेश्याम शर्मा के निधन के बाद उनकी पेंशन कमला शर्मा के नाम आने लगी। परिवार का खर्च उसी पेंशन और घर के कुछ छोटे मोटे कामों से चलता था। बताया जाता है कि पेंशन की रकम को लेकर दोनों भाइयों में एक तरह की व्यवस्था बनी हुई थी। सुरेंद्र अलग अलग जगह पे काम करता था, कभी डिलीवरी का काम, कभी प्राइवेट नौकरी, कभी मजदूरी। लेकिन समय के साथ उसने नियमित काम करना छोड़ दिया। शराब की लत बढ़ती गई और घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई। उधर रूबी सिलाई का काम करती थी, आसपास के महिलाओं के कपड़े सिलकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उसी पैसों से बच्चों की खुशियों को पूरा करने की कोशिश करती थी। आर्थिक दबाव बढ़ने लगा और पति पत्नी के बीच तनाव गहराता चला गया। पड़ोसियों के अनुसार घर में अक्सर झगड़े की आवाजें सुनाई देती थी। कई बार सुरेंद्र शराब के नशे में घर लौटता और फिर विवाद शुरू हो जाता था। परिवार के लोग इन झगड़ों को घरेलू मामला समझकर चुप रहते थे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह तनाव आगे चलकर एक ऐसे मामले में बदल जाएगा जिसकी चर्चा पूरे शहर में होने लगी। फिर आई 18 मई 2026 की वह रात, जिसने इस परिवार की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। गर्मी का मौसम था, बाहर की सड़कें लगभग सुनसान थी। बाद में पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी के अनुसार उस रात भी पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। आर्थिक तंगी, शराब की लत और लगातार होने वाले झगड़ों ने रिश्ते को बेहद तनावपूर्ण बना दिया था। जांच में यह आरोप सामने आया कि उस रात घर में खीर बनी थी और उसी खीर में बड़ी मात्रा में नींद की गोलियां मिलाई गई और वह सुरेंद्र को खिला दी गई। कुछ समय बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह लगभग अचेत अवस्था में पहुंच गया। यहीं से कहानी का सबसे रहस्यमयी अध्याय शुरू होता है।
पुलिस जांच के अनुसार रात के अंधेरे में सुरेंद्र के शरीर को घसीटकर उसी बाथरूम तक ले जाया गया जहां फर्श ऊंचा था। उस ऊंचे फर्श को पहले से गड्ढा बना दिया गया था और सुरेंद्र के शरीर को उसमें रख दिया गया। उसके ऊपर से नमक डाला गया और फिर मिट्टी से गड्ढा भर दिया गया। अगले दिन एक राजमिस्त्री को बुलाया गया। उसे बताया गया कि बुजुर्ग महिला को बाथरूम इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है, इसलिए फर्श समतल करना है। राजमिस्त्री ने सामान्य निर्माण कार्य किया और सीमेंट डालकर नया फर्श तैयार कर दिया। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस जगह वह सीमेंट बिछा रहा है उसके ठीक नीचे क्या छिपा है। इसके बाद घर के लोगों ने एक दूसरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। बताया गया कि सुरेंद्र घर से पैसे लेकर चला गया है। यह कहा गया कि वह शराब पीने का आदी हो चुका था और नाराज होकर कहीं निकल गया है। 19 मई 2026 की सुबह यह बात पूरे इलाके में फैलने लगी कि सुरेंद्र शर्मा लापता है। रिश्तेदारों को फोन किए गए, आसपास पूछताछ हुई। कुछ समय बाद रूबी शर्मा अपने जेठ अनिल शर्मा के साथ सिकंदरा थाने पहुंची और गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली। शुरुआत में यह मामला एक सामान्य गुमशुदगी जैसा लग रहा था। दिन बीतते गए, एक सप्ताह, फिर 2 सप्ताह, फिर 1 महीना, लेकिन सुरेंद्र का कोई पता नहीं चला। घर का जीवन बाहर से सामान्य दिखाई देता रहा। बुजुर्ग कमला शर्मा उसी समतल किए गए बाथरूम का इस्तेमाल करती रही। बच्चियां घर में खेलती रही और आसपास के लोगों को यही लगता रहा कि परिवार अपने लापता सदस्य की चिंता में डूबा हुआ है। फिर एक छोटी सी बात ने पूरी कहानी की दिशा बदल दी और यह बात थी कमला शर्मा की पेंशन। सुरेंद्र का कोई पता नहीं चल रहा था। इसी बीच उसके बड़े भाई अनिल शर्मा को यह बात परेशान करने लगी कि माँ की पेंशन में से उसे उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है। उसे लगा कि शायद बैंक में कोई तकनीकी समस्या होगी। वो अपनी माँ को लेकर भरतपुर स्थित बैंक पहुंचा और पासबुक अपडेट कराया और पासबुक को देखकर वह चौंक गया। पेंशन की पैसे नियमित रूप से जमा भी हो रहे थे और खाते से पैसे निकाले भी जा रहे थे। अब सवाल यह था कि पैसा निकाल कौन रहा था। सुरेंद्र लापता था, माँ खुद बैंक जाकर लेन देन कर नहीं सकती थी। यहीं से अनिल के मन में पहली बार गंभीर संदेह पैदा हुआ। वह उसी शाम आगरा लौटा और सीधे अपने भाई के घर पहुंचा। रूबी घर के बाहर ही मिल जाती है। अनिल शर्मा ने शांत स्वर में पूछा, माँ की पेंशन कहाँ जा रही है? रूबी चुप रही। फिर उसने पूछा, मेरा भाई सुरेंद्र कहाँ है? इस बार भी रूबी शांत रही, कोई जवाब नहीं दिया। उसी खामोशी ने अनिल को भीतर तक बेचैन कर दिया। वह बिना किसी बहस के वापस लौट आया। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि अगले 24 घंटे के भीतर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने आने वाला है। 2 जुलाई 2026 की रात किसी तरह बीती। अगली सुबह लगभग 10 बजे अनिल का फोन बजा। स्क्रीन पे रूबी नाम लिखा आया। उसने तुरंत फोन उठाया। कुछ क्षण तक दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी। फिर एक कांपती हुई आवाज में रूबी ने कहा, भैया घर आ जाइए, सुरेंद्र बाहर नहीं है। अनिल ने पूछा, क्या मतलब है? कुछ पल की चुप्पी के बाद जवाब आया, सुरेंद्र अब बाथरूम के नीचे दफन हो चुका है। फोन कट गया। अनिल बिना देर किए सीधे उस घर की ओर भागा। वह उसी बाथरूम के सामने जाकर खड़ा हुआ जिसका फर्श कुछ ही दिन पहले माँ की सुविधा के लिए बनवाया गया था। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। नई सीमेंट की परत, साफ फर्श, कोई ऐसी निशानी नहीं जो किसी भयावह घटना की ओर इशारा करती हो। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में सिकंदरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। बाथरूम खाली कराया गया, मजदूर बुलाए गए, सीमेंट तोड़ने का काम शुरू हुआ। पहली परत टूटी, उसके नीचे मिट्टी दिखाई दी, मिट्टी हटाई गई। कुछ ही देर बाद औजार किसी कठोर चीज से जाकर टकरा जाता है। पुलिस ने खुदाई रुकवा दी और मिट्टी को बेहद सावधानी से हटाने का काम शुरू हुआ। धीरे धीरे इंसानी अवशेष दिखाई देने लगे। मौके पर मौजूद लोगों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। इस बाथरूम का इस्तेमाल पूरे परिवार ने कई सप्ताह तक किया था। उसके नीचे एक 100 दवा होने का शक अब वास्तविक में बदल चुका था। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया और आगरा की एक साधारण सी कॉलोनी अचानक पूरे प्रदेश की सुर्खियों में आ गई। अवशेषों को सावधानी से बाहर निकाला गया। शव पूरी तरीके से गल चुका था।
और कंकाल जैसी स्थिति में बदल चुका था। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिन्होंने पहचान की दिशा तय कर दी। गले में एक रुद्राक्ष की माला थी, हाथ में एक धातु का कड़ा था। परिवार के लोगों ने इन्हें देखकर कहा कि ये सुरेंद्र शर्मा के ही थे। हालांकि अंतिम पुष्टि के लिए पुलिस ने डीएनए परीक्षण की प्रक्रिया शुरू की। अब मामला केवल गुमशुदगी का नहीं रह गया था। पुलिस ने घर के सभी सदस्यों से अलग करके पूछताछ करना शुरू कर दी। 18 और 19 मई की रात घर में कौन आया था? बाथरूम का फर्श कब समतल कराया गया? राजमिस्त्री किसने बुलाया? मिट्टी और निर्माण सामग्री कब मंगाई गई? यह सवाल महत्वपूर्ण हो चुका था। राजमिस्त्री ने पुलिस को बताया कि उसे इतना कहा गया था कि बुजुर्ग महिला को बाथरूम इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है, इसलिए फर्श को समतल कराना है। उसे किसी भी आपराधिक घटना की जानकारी नहीं थी। पड़ोसियों ने भी बयान दिए। कई लोगों ने कहा कि पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। उसने सुरेंद्र की शराब की लत का जिक्र किया, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि उसे बाथरूम के नीचे कुछ छिपे होने का संदेह था। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या यह हत्या थी? और यदि हत्या थी तो क्या यह पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा था या किसी घरेलू विवाद के बाद लिया गया अचानक निर्णय? जब पुलिस ने रूबी से पूछताछ की तो रूबी ने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि पारिवारिक कलह से परेशान हो चुकी थी। सुरेंद्र रोज शराब पीकर आता था, उसे मारता था, पीटता था, उसकी जिंदगी खराब कर रखा था। इसी वजह से उसने पहले से ही योजना बनाई और उस दिन खीर बनाई। खीर में नशीला पदार्थ मिलाया और सुरेंद्र को खिला दिया। जब सुरेंद्र अचेत हो गया तो रूबी ने उसकी हत्या की और शव को घसीट कर बाथरूम तक ले जाके गड्ढा खोद कर शव को गड्ढे में रख दिया। फिर ऊपर से नमक और मिट्टी डालकर बराबर कर दिया। पुलिस ने आखिरकार आरोपी के बयान और बैंक लेन देन, फॉरेंसिक जांच, वैज्ञानिक जांच के आधार पर इस केस को अदालत को सौंपी। जिस घर में कभी रोजमर्रा की परेशानियां सबसे बड़ी समस्या थी, वही घर अब पुलिस जांच का केंद्र बन चुका था। सबसे मार्मिक दृश्य शायद वह था जब घर के एक कोने में बैठी दो छोटी बच्चियां चुपचाप लोगों को आते जाते देख रही थी। उन्हें शायद यह भी पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था कि उनके घर में आखिर हुआ क्या है। एक तरफ उनका पिता लापता माना जा रहा था, दूसरी तरफ उसी घर से मानव अवशेष मिलने की खबर फैल चुकी थी और बीच में एक बुजुर्ग माँ थी जिन्हें ठीक से दिखाई भी नहीं देता था और जो कई सप्ताह तक उसी बाथरूम का इस्तेमाल करती रही, जिस बाथरूम के नीचे उनके बेटे का शव छिपा हुआ था। यह मामला अब केवल एक संभावित हत्या का नहीं था, यह एक ऐसे परिवार की कहानी बन चुका था जहां आर्थिक तंगी, घरेलू तनाव, शराब की लत और रिश्तों की टूटन सब कुछ एक ही छत के नीचे जमा होता चला गया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दोषी ठहराना नहीं है। इस मामले की अंतिम सच्चाई अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों, वैज्ञानिक जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए कहानी के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।